हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के ट्रूप्स को चोटें भी आई थी। और अब टॉप मीडिया सोर्सेज का कहना है कि एलएसी पर अभी भी दोनों पक्षों के बीच तनाव जारी है। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक चीन के हेलीकॉप्टर्स को भी हाल ही में एलएसी के बेहद ही करीब देखा गया है। और फिर जिसके बाद से इंडियन एयरफोर्स ने भी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग शुरू की है। हालांकि फिलहाल अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस एयर पेट्रोलिंग पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और टॉप सोर्सेस के मुताबिक 5 मई की रात को लद्दाख के पेंगोंग शो लेक के करीब विवादित फिंगर एरिया में इंडियन आर्मी से झड़प के बाद एलएसी के करीब चीनी हेलीकॉप्टर्स को देखा गया था। और जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने सुखोई फाइटर्स से एयर पेट्रोलिंग शुरू की थी। हालांकि ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि चीनी हेलीकॉप्टर्स और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स एलएसी के कितने करीब उड़ रहे थे। हालांकि सोर्सेस का ये भी कहना है कि एयरफोर्स के फाइटर्स लद्दाख में एयर पेट्रोलिंग पहले से ही करते रहते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये पहली बार है जब एयरफोर्स ने चीनी हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया है। और इसे पहली बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में भी भारत ने चीन के खिलाफ एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरबेस हैं, लेह और थियोस में, लेकिन दोनों ही जगहों पर फाइटर जेट्स की कोई भी स्क्वाड्रन नहीं है। और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, पंजाब और हरियाणा एयरबेस से फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटैचमेंट के तौर पर तैनात किया जाता है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो एक फिंगर एरिया है, असल में ये 8 पहाड़ियों का एक समूह है, जो कि दूर से हाथ की उंगलियों की तरह दिखाई पड़ता है। इसी वजह से इसे फिंगर एरिया कहते हैं। और इसमें एक फिंगर से लेकर चौथी फिंगर तक जितने भी क्षेत्र हैं वो भारत के अधिकार में आते हैं। और जबकि 5 से 8 तक आने वाले क्षेत्र चीन के कब्जे में है। लेकिन चीन के सैनिक हमेशा 5वें नंबर की पहाड़ी को पार करके 4 नंबर की पहाड़ी में घुसने की फिराक में रहते हैं। और इसी को लेकर दोनों देशों के ट्रूप्स के बीच भिड़ंत भी होती रहती है। और जबकि इस फेस ऑफ वाले मामले पर इंडियन आर्मी की तरफ से आज ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि फेस ऑफ या फिर आक्रामक व्यवहार की घटनाएं एलएसी पर होती रहती हैं, लेकिन स्थानीय स्तर की बातचीत के बाद इसे सुलझा लिया जाता है। और इसलिए ऐसी स्थिति होने पर वहां पर तैनात सैनिक खुद प्रोटोकॉल के अनुसार इसको अपने आप ही सुलझा लेते हैं। भारत और चाइना के फेस ऑफ के बीच एक और रिपोर्ट निकल के सामने आई है, जिसके मुताबिक सिक्किम के मुगुथांग में भी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी ट्रूप्स के बीच भिड़ंत हुई थी। और इस भिड़ंत में तो इंडियन आर्मी के एक युवा लेफ्टिनेंट ने चीनी सेना के मेजर के नाक पर मुक्का मारकर उसकी नाक से खून निकाल दिया था। और फिर जिसके बाद दोनों तरफ तनाव उस हद तक पहुंच गया था जिसकी उम्मीद अधिकारियों को भी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले सप्ताह इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की एक टुकड़ी ने मुगुथांग में चाइनीज आर्मी के अतिक्रमण को रोका था। और इस दौरान जब एक मेजर रैंक के चाइनीज ऑफिसर ने इंडियन आर्मी ट्रूप्स को ये कहा कि ये सिक्किम तुम्हारी जमीन नहीं है और न ही ये भारत का हिस्सा है, और इसलिए तुम लोग वापस जाओ। और ये सुनते ही इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी में मौजूद एक युवा लेफ्टिनेंट ने उस चाइनीज मेजर की नाक पर मुक्का मार दिया। और जो युवा लेफ्टिनेंट है, ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका पूरा परिवार इंडियन आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस दे चुका है। और इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट का ये मुक्का इतना जबरदस्त था कि वो चीनी मेजर वहीं पर ही गिर गया और यहाँ तक कि उसका नेम टैग भी निकल आया था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया था। हालांकि इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स कई बार चाइनीज ट्रूप्स को अपनी ताकत का अंदाजा दे चुके हैं। और बाकी मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों के बारे में तो चाइनीज आर्मी बहुत अच्छे तरीके से जानती होगी। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने मेजर शैतान सिंह का नाम नहीं सुना है और न ही उन्हें ये पता है कि उन्होंने क्या किया था, तो आप हमारी रिजांगला वॉर वाली वीडियो जरूर देखें और उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेजर शैतान सिंह पर एक अलग से बायोग्राफी भी बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो को 20,000 लाइक्स मिलते हैं तो उन पर एक अलग से स्पेशल बायोग्राफी जरूर बनाएंगे। सोमवार को वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले में सिक्योरिटी सिचुएशंस और ऑपरेशन रेडीनेस की समीक्षा की गई है। और इस दौरान उन्होंने राइजिंग स्टार कोर के फॉरवर्ड एरियाज को विजिट किया है। और साथ ही साथ उन्होंने फील्ड फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक प्रिपेयरनेस के साथ साथ यहाँ के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने की योजना पर बातचीत की है। और साथ ही ट्रूप्स को प्रेरित करने और उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए
उन्होंने उनके साथ बातचीत की और उनके अच्छे कार्य की सराहना की है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेवी शिप्स की मदद से 10 श्रीलंकन नेवी पर्सनल्स को वापस लाया गया है, जो कि भारत में इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किए गए ट्रेनिंग कोर्स में शामिल थे और अब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल एयर ट्रैवल बैन है, तो इसीलिए इंडियन नेवी की वॉरशिप्स की मदद से उन्हें श्रीलंका ले जाया गया है। बलूचिस्तान के लोगों की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने बलूचिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये बलूचिस्तान का ह्यूमन राइट ग्रुप है, ये बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन में चल रही गतिविधियों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। लेकिन शायद पाकिस्तानी अथॉरिटीज को ये पसंद नहीं आया, तो इसीलिए उन्होंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही बैन कर दिया। और पाकिस्तान का ये कदम साफ तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करता है कि वो किस तरीके से बलूचिस्तान की आवाज को दबाने की कोशिश में है। और वहीं दूसरी तरफ भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा उनकी वेदर रिपोर्ट में मीरपुर, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की वेदर रिपोर्ट को शामिल करने के बाद अब भारत में गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख यूनियन टेरिटरी इंडिया के नाम से एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी लॉन्च कर दिया गया है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नीति आयोग मेंबर बीके सरस्वत ने बायोलॉजिकल डिफेंस प्रोग्राम को रिवाइव करने की बात की है। और इस दौरान उन्होंने डीआरडीओ साइंटिस्ट से आग्रह किया है कि वे अपने ध्यान को उन 6 लेबोरेटरीज पर केंद्रित करें जो कि लाइफ साइंस पर काम कर रही हैं। और इन 6 लेबोरेटरीज में बेंगलोर में स्थित डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, हल्द्वानी में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च, मैसूर में स्थित डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, दिल्ली में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज, लेह में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च और दिल्ली में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च शामिल है। हालांकि भारत उन 183 देशों में आता है जिन्होंने 1975 के बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में साइन किया है, जो कि रोग निरोधी, सुरक्षात्मक या फिर शांतिपूर्ण के अलावा अन्य कार्यों के लिए इन बायोलॉजिकल एजेंट्स या फिर इन बायोलॉजिकल वेपन्स के उत्पादन को बैन करता है। हालांकि इस कन्वेंशन के तहत मेंबर कंट्रीज डिफेंसिव पर्पस के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स को विकसित कर सकती है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है कि इंडियन आर्मी एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए भारत में ही स्थानीय तौर पर बनाए गए वेपनाइज्ड ड्रोन्स को खरीद सकती है।